हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने क्लास 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था और कल हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे डेफिनेशंस भी देखा था और कुछ डेफिनेशंस बच भी गए थे। तो चलिए जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करके जो डेफिनेशंस बच गए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कल सबसे पहला डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था एंटिटी का। हम लोग अपने घर के आसपास में जितने भी बिजनेस देखते हैं, जितने भी मॉल देखते हैं, जितने भी किराना स्टोर देखते हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर देखते हैं, जितने भी स्टेशनरी स्टोर देखते हैं, सबका अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग पहचान होता है। अगर हम लोग कोई बुक्स खरीदते हैं, कोई कॉपी खरीदते हैं, तो हम लोग बिजनेसमैन का नाम नहीं बोलते हैं, हम लोग बिजनेस का नाम बोलते हैं कि एक्स वाई जेड स्टेशनरी स्टोर। जो भी स्टेशनरी स्टोर का नाम है उससे मैंने ये कॉपी खरीदा। तो बिज़नेस जो है, उसका अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग पहचान होता है। तो यही जो बिज़नेस का अपना एक अलग नाम है, बिज़नेस का अपना एक अलग पहचान है, इसको ही हम लोग एंटिटी कहते हैं। अब एंटिटी जो है, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक बिज़नेस एंटिटी, दूसरा नॉन बिज़नेस एंटिटी। जो बिज़नेस एंटिटी होते हैं, उनको प्रॉफ़िट कमाने के लिए बनाया जाता है। हम लोग अपने घर के आस-पास में जितने भी स्टोर देखते हैं, किराना स्टोर देखते हैं, मॉल देखते हैं, स्टेशनरी स्टोर देखते हैं, मेडिकल स्टोर देखते हैं, सारे बिजनेस एंटिटी होते हैं। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। या तो ये कोई प्रोडक्ट कहीं से खरीद के लाके आपको सेल करते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट बना के आपको सेल करते हैं, या फिर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सब करके इनका मकसद प्रॉफिट कमाने का होता है। दूसरा है नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी जो होते हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मकसद सोशल वर्क करना होता है, इनका मकसद चैरिटी करना होता है। आप लोग बहुत सारे एनजीओ देखते होंगे जो कि फ्री में गरीबों को चादर बांटती है, फ्री में गरीबों को खाना खिलाती है, या कभी कभार ये लोग चार्ज भी करते हैं तो बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं। और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मकसद सोशल वर्क करना होता है, इनका मकसद चैरिटी करना होता है। तो ये सारे जो एनजीओ है इसको हम लोग नॉन बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रोपराइटर। जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस को चलाता है, जो बिजनेस का मालिक है, उसको ही हम लोग अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में प्रोपराइटर कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। अब बिजनेस का ऑनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, या जो भी रिसोर्स, जो भी एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में लगाता है और उसका कुछ कीमत है, उसके कीमत को ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में देखा था जब हम लोग स्टेशनरी स्टोर ओपन कर रहे थे, तब हम लोगों ने 10 लाख रुपया कैश में और एक काउंटर अपने बिजनेस में, जो हमारे घर पे पड़ा हुआ था काउंटर, उसका कीमत 50,000 था। वो काउंटर हम अपने बिजनेस में लेके आ जाते हैं। तो हमारा बिजनेस का टोटल कैपिटल जो है वो 10,50,000 का होता है। कैपिटल जो है वो कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एसेट्स। अब बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। अब कुछ रिसोर्स से बिजनेस को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलता है, कुछ रिसोर्स से बिजनेस को लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने जो शेल्फ बनवाया था अपने स्टेशनरी स्टोर में, हम लोगों ने जो कंप्यूटर खरीदा था, हम लोगों ने जो प्रिंटर खरीदा था, हम लोग जो काउंटर लाए थे, ये काउंटर से बिजनेस में हमें लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। इस काउंटर का, इस शेल्फ का, इस कंप्यूटर को हम लोग लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज करेंगे। दूसरा होता है जो कुछ दिन में, 1 साल के अंदर में ही कुछ रिसोर्स से हमें बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि हमारा स्टेशनरी स्टोर है तो जो कॉपी है, पेन है, बुक्स है, ये सब से 1 साल के अंदर में ही फायदा मिल जाता है, इनकम मिल जाता है। तो वो सारे रिसोर्स जिस पे बिजनेस का ऑनरशिप है, जिस पे बिजनेस का कंट्रोल है और उससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग एसेट्स कहेंगे। एसेट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, करेंट एसेट्स, दूसरा नॉन करेंट एसेट्स। जो भी एसेट्स जिससे बिजनेस को आ, 1 साल के अंदर में बेनिफिट मिल जाता है, उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं।
जिस एसेट से बिज़नेस को लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने जो शेल्फ बनवाया था, हम लोग जो काउंटर अपने बिज़नेस में लेके आए थे, हम लोगों ने जो कंप्यूटर खरीदा था, इन सब से हमें लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है, इन सब से लंबे समय तक बिज़नेस को बेनिफिट मिलता है। तो इसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे। नॉन करेंट एसेट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उसको हम लोग ना देख सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर फिक्सचर मशीन हो गया, ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उसको ना हम लोग छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। जैसे बिज़नेस का नाम हो गया, गुडविल हो गया, रेपुटेशन हो गया, इनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे बिज़नेस को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है परचेज़। अब हम लोग जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए जो सामान खरीद के लाते हैं, उसको ही हम लोग परचेज़ कहते हैं। खरीदना को हम लोग परचेज़ कहते हैं अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब हम लोग कुछ बुक्स खरीद के लाए आगे कस्टमर को बेचने के लिए। लेकिन उस बुक में हम लोगों ने नोटिस किया कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो बुक अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो जो बुक हम लोग अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, इसको ही हम लोग परचेज़ रिटर्न कहेंगे। अब रिटर्न आउटवर्ड क्यों? क्योंकि जब हम लोग बुक्स खरीद के ला रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर आ रहा है। अब जब हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो बिज़नेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट है इन्वेंटरी। अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, हम लोग कॉपी बनाते हैं। और कॉपी बनाने में ये स्प्रिंग लगता है, पेज लगता है, ये कार्टून लगता है और कुछ मशीन भी लगता है। तो हम लोग रॉ मटेरियल जो इसका है स्प्रिंग पेपर, ये कार्टून, ये हम लोग कहीं से खरीद के लाते हैं। 100 कॉपी के लिए हम पेन, कार्टून, स्प्रिंग ये सब खरीद के लाते हैं जिसमें से 50 कॉपी बन के रेडी है। और 25 कॉपी का जो मटेरियल है वो फैक्ट्री में मशीन में गया हुआ है, वो कुछ देर में बन के रेडी हो जाएगा। तो इन सबको कंबाइन करके हम लोग इन्वेंटरी कहेंगे। जो हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक है, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जो सामान है और जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इन सबको कंबाइन करके हम लोग इन्वेंटरी कहेंगे। उसके बाद जो हम लोग का स्टॉक जो कॉपी बन के रेडी है, 50 जो कॉपी बन के रेडी है आगे कस्टमर को सेल करने के लिए, लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट है सेल्स। हम लोग जो आ, बेचते हैं उसको ही हम लोग सेल्स कहते हैं। सेल्स जो है कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अब सेल करके जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। सपोज हमारा ये एक कॉपी 100 का आता है और हम लोगों ने ऐसे 100 कॉपी बेचा एक महीने के अंदर, तो जो महीने का रेवेन्यू है वो 10,000 होगा। 100 कॉपी इंटू 100 प्राइस। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो हम लोगों ने कुछ बुक्स अपने कस्टमर को सेल किया था, लेकिन उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो हम लोग देख नहीं पाए। अब कस्टमर आके वो हमारा जो बुक्स हम लोगों ने सेल किया था वो हमें रिटर्न कर देता है। तो जो कस्टमर रिटर्न करके गया हमें, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहेंगे या रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेल कर रहे हैं, तो बुक्स कॉपी जो भी है वो बिज़नेस से बाहर जा रहा है। अब जब कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो बुक्स कॉपी बिज़नेस के अंदर रिटर्न आ रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। अब प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट को बेचने तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं, उसको हम लोग एक्सपेंस कहेंगे। नेक्स्ट है वेजेस। अब जो फैक्ट्री के वर्कर को हम लोग पेमेंट करते हैं उनके काम के लिए, उनका जो फैक्ट्री के जो वर्कर हैं, उनके काम के लिए जो हम लोग उनको पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग वेजेस कहते हैं। और जो ऑफिस के वर्कर हैं, उनके जॉब के लिए जो हम लोग उनको पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, इसको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है गुडविल। जो बिज़नेस का नाम है, जो बिज़नेस का रेपुटेशन है, उसको ही हम लोग गुडविल कहते हैं।
अब आते हैं आगे के डेफिनिशन की तरफ जो कि है डेटर्स। अब हम लोगों ने स्टेशनरी स्टोर ओपन कर लिया और हम लोग सेल्स कर रहे हैं। अब हमारे कुछ कस्टमर हैं जो कि लॉयल हैं। हर बार वो हमसे ही सामान लेके जाते हैं। अब वो इस बार आए, अब वो लोग बोल रहे हैं कि उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस बार उनका पैसा कहीं पे अटका हुआ है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको अभी सामान दे दें, सेल कर दें। वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। तो क्या हम उनको सामान नहीं देंगे? देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो तो हमारे लॉयल कस्टमर हैं। वो हर बार टाइम पे पेमेंट करके जाते हैं, हर बार कैश में पेमेंट करके जाते हैं और हर बार हमसे ही सामान लेते हैं, तो उनको तो उधार देंगे। तो जो भी कस्टमर हैं हमारे, जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं और उनसे हमें पैसा लेना है, उनको हम लोग डेटर्स कहेंगे। जो भी कस्टमर हमारे हैं, जिनको हम लोगों ने उधार पे सेल किया है और उनसे हमें पैसा लेना है, उसको हम लोग डेटर्स कहेंगे। अब सपोज़ हमारे पास 10 कस्टमर आए कि आप हमें सामान उधार पे दे दो। उसमें से 2 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसपे मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ कि मैं आपको इतने तारीख को पेमेंट कर दूँगा। तो जो 2 कस्टमर है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिख के दे रहे हैं कि वो इतने तारीख को पेमेंट कर देंगे, उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में बस एक ही अंतर होता है कि डेटर्स में डेट फिक्स नहीं होता है कि वो लोग कब पेमेंट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल में एक रिटन प्रॉमिस और एक रिटन डॉक्यूमेंट पे लिख के देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे वो लोग लिख के देते हैं कि इतने तारीख को वो लोग पेमेंट कर देंगे। आइए एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। Debtors or trade receivable are person or firm who own money to the business for goods sold or service provided on credit. Debtors और trade receivable वो पर्सन या फर्म है। अब फर्म भी हो सकते हैं, सपोज हमारा होलसेल का बिजनेस है, हम लोग होलसेल में सेल करते हैं। तो हमारे जो कस्टमर होंगे वो भी तो बिजनेसमैन होंगे, वो लोग रिटेलर होंगे। अगर जो बिज़नेस है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो फर्म को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जो हम लोग उधार में सेल कर रहे हैं, वो पर्सन भी हो सकता है या फर्म भी हो सकता है। और उनसे हमें पैसा लेना है क्योंकि हम लोगों ने उनको उधार पे सामान बेचा था या कोई सर्विस प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। Bills receivable is a written promise by debtors to pay certain amount on a specific future date. बिल्स रिसीवेबल जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसपे डेटर्स जो है लिख के दे देते हैं कि इस डेट को आपको प्रॉमिस करके दे देते हैं कि इस डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, उसको ही बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। एक बार आप ये दोनों डेफिनेशंस देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब चलते हैं आगे के डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब जैसे हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं जिससे फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, वैसे ही बिजनेस में कुछ ऑब्लिगेशन भी तो हो सकते हैं जिनको बिजनेस को पेमेंट करना हो फ्यूचर में। हो सकता है प्रोप्राइटर ने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो क्या बैंक को जो लोन बैंक से प्रोप्राइटर लिया है, क्या बैंक को रिटर्न नहीं करेगा? करेगा सर, उसको तो करना ही होगा। तो ये जो लोन है इसको ही हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। जो अमाउंट बिजनेस से बाहर जाएगा, बिजनेस को किसी आउटसाइडर को देना है, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी आर द अमाउंट बिजनेस ऑन टू आउटसाइडर। नेक्स्ट है क्रेडिटर या ट्रेड पेबल। अब जैसे हमारे कस्टमर हमारे पास आए थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें उधार में सामान दे दो। वैसे ही हमारे साथ भी कभी हो सकता है कि हमारा पैसा कहीं पे अटक गया हो, या हो सकता है आर्थिक स्थिति खराब हो, या हो सकता है इस बार धंधा अच्छा नहीं गया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा कहीं पे अटका हुआ है, हम लोग अपने सप्लायर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इस बार हमें उधार में सामान दे दो।
मेरा पैसा जैसे ही आता है 1 महीने के अंदर आ जाएगा, जैसे ही मेरा पैसा आता है, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो हमारा सप्लायर क्या हमको उधार नहीं देगा? हर बार हम उनसे सामान खरीदते हैं, हर बार लाखों का सामान खरीद के लाते हैं और हर बार कैश में पेमेंट करके लाते हैं। तो क्या इस बार मुझे ज़रूरत है, तो क्या मेरा सप्लायर मुझे उधार में सामान नहीं देगा सर, क्यों नहीं देगा? तो जो हमारा सप्लायर है, जो सेलर है, हमें उधार में सामान दे रहा है, उधार में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या उधार में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। इसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। अब सपोज़ हम 10 सप्लायर के पास गए कि आप मुझे इस बार उधार में सामान दे दो। उसमें से 2 सप्लायर को हम लोगों ने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसपे लिख के दे दिया कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट कर दूँगा। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो 2 सप्लायर को हम लोगों ने लिख के दे दिया कि इस डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, उसको ही हम लोग बिल्स पेबल कहते हैं। आइए एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल आर पर्सन और फर्म। अब क्रेडिटर्स जो है पर्सन भी हो सकते हैं या फर्म भी हो सकते हैं। टू whom द बिज़नेस ऑन मनी फॉर गुड्स परचेज़ और सर्विस रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल जो है वो पर्सन भी हो सकते हैं या फर्म भी हो सकते हैं और उनको बिज़नेस को पैसा देना है। उनको हमें पेमेंट करना है क्योंकि हम लोगों ने उनसे उधार में सामान खरीदा था या उधार में कोई सर्विस लिया था। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज ए रिटन प्रॉमिस मेड बाय द बिजनेस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक डेट। बिल्स पेबल जो है वो एक रिटन प्रॉमिस है कि मैं आपको इस डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा, जो हम लोग अपने सप्लायर को कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ का एक पीरियड है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को कंप्लीट होता है और हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो इसी पीरियड का बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर इज अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया। इट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आप एक बार ये चारों डेफिनेशन देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी खर्चा ही होता है। जैसे एक्सपेंस है वैसे ही एक्सपेंडिचर भी है। बस एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में यही अंतर है कि एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। जो हम लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में जो हम लोग खर्च करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंडिचर जो है वो सारे खर्चे को कवर करता है। अब एक्सपेंडिचर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों को समझने से पहले आप एक बात बताओ, अगर हम लोग कोई खर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने बिज़नेस में शेल्फ बनवा रहे हैं, अगर हम लोग काउंटर बनवा रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अगर हम लोग कॉपी खरीद के ला रहे हैं, पेन खरीद के ला रहे हैं, बुक्स खरीद के ला रहे हैं आगे कस्टमर को सेल करने के लिए, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो क्यों पे कर रहे हैं? ताकि इससे हमें बेनिफिट मिले। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो उससे हमें बेनिफिट तो मिल रहा है, बेनिफिट भी तो मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। अगर हम लोग सेल्फ बनवा रहे हैं, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा दुकान अच्छा लग रहा है दिखने में। जब कस्टमर आता है, हमारा बुक्स, कॉपी ये सब अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है, हम लोग तुरंत बुक्स निकाल के कस्टमर को दे देते हैं। तो हम लोग जब कोई खर्च करते हैं, तो ये सोच के करते हैं ताकि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। हम लोग ऐसे खर्च नहीं करते हैं जिससे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आते हैं डेफिनिशन की तरफ। जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो खर्चे हम लोग कोई फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए करते हैं। और ये जो खर्चा करते हैं हम लोग, इससे हमें लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है। इसका जो बेनिफिट है वो हमें लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि जो हम लोगों ने शेल्फ बनवाया, जो हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा, जो हम लोगों ने काउंटर बनवाया, क्या काउंटर 1 साल में हमें चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, ये तो लंबे समय तक चलेगा।
जो हम लोग कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं ताकि हम लोग अपने कस्टमर को बिल प्रोवाइड कर सकें। तो क्या हर साल हमें कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, कंप्यूटर भी लंबे समय तक चलेगा। जो शेल्फ बनवा रहे हैं, वो भी लंबे समय तक चलेगा। तो ये जो सारे खर्चे हैं, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो रेकरिंग नेचर के खर्चे नहीं होते हैं, वो बार-बार नहीं किए जाते हैं। और ये जो खर्चे होते हैं, वो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए होते हैं और इनका जो बेनिफिट है, हमें लंबे समय तक मिलता है। आइए एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर incurred on acquiring or increasing the value of fixed assets। अब increasing the value of fixed assets मतलब सपोज हम लोगों ने जो काउंटर बनवाया था या हम लोगों ने जो शेल्फ बनवाया था, उसमें वो थोड़ा-सा डैमेज हो गया, तो उसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग रहा है। तो जो हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं, रिपेयर करवाने के बाद क्या जो काउंटर है, शेल्फ है, उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, रिपेयर करवाएँगे तब तो वो अच्छा हो जाएगा, तब तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इंक्री तो वही है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे फिक्स एसेट्स का वैल्यू भी बढ़ता है। एंड द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और जो बेनिफिट है उस एक्सपेंडिचर का, वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से मतलब 1 साल से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चा होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं अपने बिज़नेस का, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ह होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं। ये हर महीने होते हैं, कुछ-कुछ इंटरवल पे ये खर्चे होते हैं। Revenue expenditure is the expenditure incurred for day-to-day operation of the business। अब डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे हम लोग स्टाफ को जो सैलरी देते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, जो हम लोग रेंट दे रहे हैं, ये सारे खर्चे जो हैं वो रेकरिंग बेसिस पे होते हैं, कुछ-कुछ इंटरवल पे होते रहते हैं। और इनका जो बेनिफिट है, वो 1 साल के अंदर में ही मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो क्या इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, 1 साल तक मिलेगा? नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, 1 मंथ का कर रहे हैं, 1 मंथ के अंदर में ही इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। हम लोग अगर रेंट पे कर रहे हैं, तो 1 मंथ के अंदर में ही उस रेंट का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका बेनिफिट भी जो है, एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल जाता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट। अब जैसे एक्सपेंडिचर होता है, उसका जस्ट उल्टा रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, रिसिप्ट मतलब इनकम होता है। रिसिप्ट में पैसा जो है बिज़नेस के अंदर आता है। अब रिसिप्ट भी जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं वो रेकरिंग नेचर के रिसिप्ट नहीं होते हैं। ये बिज़नेस के लाइफ टाइम में कभी-कभार होते हैं। जैसे हमारा जो काउंटर है, हमने बिल काटने के लिए एक कंप्यूटर खरीदा था। अब कंप्यूटर के 3 साल हो गए। अब कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आउटडेटेड हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया कंप्यूटर ले आते हैं और जो पुराना कंप्यूटर था, उसको हम लोग बेच देते हैं। तो जो पुराना कंप्यूटर को सेल करने से जो हमें पैसा मिल रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। या हो सकता है हम लोग कोई लोन ले रहे हो, लोन लेने से जो हमें पैसा मिलता है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट हो गया क्योंकि लोन हम लोग डेली नहीं लेते हैं। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, वो नॉन रेकरिंग नेचर के रिसिप्ट होते हैं, ये बार-बार नहीं होते हैं, ये कभी-कभार होते हैं। आइए डेफिनिशन देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन रेकरिंग इन नेचर एंड आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिज़नेस। अब जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, वो नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटी से नहीं आते हैं। जैसे हमारा स्टेशनरी स्टोर है। अब जो कॉपी, पेन, बुक्स ये सब खरीद के जो हमें पैसा आ रहा है, जो हमारे बिज़नेस में पैसा आ रहा है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। वहीं जो काउंटर बेचने से जो पैसा आ रहा है, जो कंप्यूटर बेचने से पैसा आ रहा है, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटी से आते हैं और ये रेकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे सेल्स से जो पैसा आ रहा है, कमीशन से आ रहा है, इंटरेस्ट से आ रहा है, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं।
अब हमारा स्टेशनरी स्टोर है, स्टेशनरी स्टोर में जो हम लोग कॉपी, पेन, बुक्स ये सब सेल कर रहे हैं और ये सब सेल करके जो हमें पैसा आ रहा है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। अब एक बार ये चारों डेफिनिशन आप खुद से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे के डेफिनिशन की तरफ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के डेफिनिशन की तरफ। नेक्स्ट है डिस्काउंट। जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, जब हम लोग बुक्स खरीदने जाते हैं, कॉपी खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो जब सेलर प्राइस बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ डिस्काउंट होगा, मतलब कुछ प्राइस कम होगा। तो जो प्राइस कम करवाते हैं हम लोग, इसको ही डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। तीसरा जो सेल्स डिस्काउंट है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल्स प्रमोशन के लिए दिया जाता है, वो सेल्स इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। जब हम लोगों ने स्टेशनरी स्टोर ओपन किया, हम लोग तो मार्केट में न्यू हैं, हमें कोई नहीं जानता है, तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 20% डिस्काउंट का ऑफर दे दिया। तो जो 20% डिस्काउंट का ऑफर दिया, ये सबके लिए था, कोई कस्टमर आएगा, हम लोग उसको 20% डिस्काउंट दे देंगे। 100 का जो सामान है, उसको हम लोग 80 में सेल कर देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है, जिससे सेल्स इंक्रीज हो गया, जिसको सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया गया, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। ये सेल के टाइम में दिया जाता है, दुर्गा पूजा के टाइम में, छठ के टाइम में, आप बहुत सारे देखते होंगे। न्यू ईयर के टाइम में बहुत सारे ऑफर आते हैं जिस पे डिस्काउंट दिया जाता है और ये डिस्काउंट जो है सबको दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। अब फिर से आते हैं वो डेटर्स वाले एग्जांपल पे कि हमारे पास 10 कस्टमर आए, जिन्होंने कहा कि आप हमें उधार में सामान बेच दो, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हम वो हमारा भी खराब था, हमारा भी पैसा बहुत जगह अटका हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि मैं आपको क्रेडिट पे तो सामान नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको उधार नहीं सेल कर सकता हूँ, लेकिन उसके जगह मैं आपको ये कर सकता हूँ, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, तो जो सामान मैं 100 में सबको देता हूँ, वही सामान मैं आपको 90 में दे देता हूँ, वही सामान मैं आपको 80 में दे देता हूँ। 20% का मैं आपके लिए डिस्काउंट कर देता हूँ। तो जो कैश पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया गया, ताकि कस्टमर जो है कैश में पेमेंट कर दें, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट इज़ द डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अब हम लोगों ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया का और हम लोगों ने बैंक से कहा कि आप 1 लाख रुपया का लोन 1 साल के लिए हमें दे दो। 1 साल के अंत में मैं आपको 1 लाख रुपया रिटर्न कर दूँगा और साथ में 10,000 एक्स्ट्रा रिटर्न कर दूँगा। 1 लाख 10,000 टोटल मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। या हम लोग बैंक के पास जाते हैं या हम लोग किसी से पैसा लेते हैं, तो क्या वो पैसा ऐसे ही दे देता है? नहीं, नहीं, वो जो पैसा रिटर्न माँगता है, वो कुछ बढ़ा के माँगता है। अगर वो 1 लाख दे रहा है, 1 साल के लिए दे रहा है, तो रिटर्न में 1 लाख 10,000 माँगता है, 1 लाख 20,000 माँगता है। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 20,000 माँग रहा है, इसको ही हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट इज़ द अमाउंट पेड और रिसीव्ड फॉर यूज़ ऑफ मनी फॉर ए सर्टेन पीरियड। नेक्स्ट है बैड डेट्स। अब हमारे पास कुछ कस्टमर आए थे जो हमारे लॉयल कस्टमर थे। वो आके हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मुझे उधार में सामान दे दो, मैं आपको 1 मंथ के अंदर में पेमेंट कर दूँगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो हमारे लॉयल कस्टमर है, हर बार है सो कैश में पेमेंट करके सामान लेके जाते हैं। इस बार हो सकता है उनको सच में पैसों का प्रॉब्लम हो, तो हम लोगों ने उनको उधार में सामान दे दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने उनको उधार में सामान दिया, उसके कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, वो हमारा कॉल उठाना बंद कर देते हैं, हमारा मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, हमें ब्लॉक कर देते हैं।
तो ये जो डेटर्स है वो बैड हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो जो डेटर्स है जिनसे फिर हमें पैसा नहीं मिलता है। जो डेटर्स है जिनसे हमें पैसा नहीं मिलता है या उम्मीद खत्म हो जाता है कि अब ये हमें पैसा देगा, उसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स आर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब एक बार आप ये चारों डेफिनिशंस देख लीजिए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनिशन की तरफ जो कि है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसका प्रॉपर्टी उसके ऊपर जितना लोन है उससे ज़्यादा है। सपोज़ मैं अगर मेरे पास मेरा प्रॉपर्टी 10 लाख का है और मेरे ऊपर लोन 4 लाख का है, 5 लाख का है या 9 लाख का है, तो हमको सॉल्वेंट कहेंगे। मतलब मैं अपना प्रॉपर्टी बेच के अपना लोन चुका सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरे ऊपर लोन 12 लाख का हो जाता है और मेरा जो प्रॉपर्टी है वो 10 लाख का ही है। मतलब अगर मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच भी दूँ, मैं सड़क पे भी आ जाऊँ, फिर भी मैं अपना लोन नहीं चुका सकता हूँ। तो इसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट जो होता है, वो एक पर्सन होता है, जिसका एसेट्स जो है उसके लायबिलिटी से ज़्यादा होता है। अ सॉल्वेंट पर्सन इज़ वन whose assets exceed his liability and who is able to pay his debt in full. Insolvent person is one whose liability exceed assets, who is unable to pay his debts in full. मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन जो होते हैं उनका लायबिलिटी उनके एसेट से ज़्यादा हो जाता है और वो लोग अपना लोन जो उनके ऊपर कर्जा है वो पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नओवर। अब जो हम लोग करते हैं उसको ही हम लोग टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर मीन टोटल सेल्स मेड बाय द बिज़नेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट है ड्राइंग। अब प्रोप्राइटर जो है, जो अपने बिज़नेस से पैसा निकाल के या कोई रिसोर्स निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है। सपोज़ मेरा एक स्टेशनरी स्टोर है और मुझे एक कॉपी की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया, अपने ही स्टेशनरी स्टोर से एक कॉपी ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बिज़नेस के यूज़ के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। या मुझे एक बुक्स की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने स्टेशनरी स्टोर से एक बुक ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिज़नेस फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनिशन है, वो कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।